हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हमारी सीपीसी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला वीडियो देखते हैं और इसमें हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आने वाली पीसीएसजे की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो इसी क्रम में हम इस वीडियो में लगभग 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक कलेक्टर को किस प्रावधान के तहत रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है? तो एक कलेक्टर भी किसी संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो आदेश 40 नियम 5 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अनुसार जबकि संपत्ति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा कलेक्टर की सहमति से उस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जब समन की तामील प्रतिवादी के घर पर अनुपस्थिति के कारण उचित समय में नहीं हो पाती है तो समन की तामील किस पर की जा सकती है? तो जब समन की तामील प्रतिवादी पर नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में उसके वयस्क बेटे के ऊपर या वयस्क अगर बेटी होती तो उसके ऊपर भी ऐसी तामीली कराई जा सकती थी। नेक्स्ट, वेतन का प्रथम 1000 तथा बाकी का 2/3 भाग कुर्क अथवा विक्रय नहीं किया जा सकता है। तो वेतन का 1000 तथा बाकी का 2/3 कुर्क नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी कुर्क की भरण पोषण से अन्यथा की डिक्री अगर है तो उसके निष्पादन में कुर्क नहीं की जा सकती है। इसका तात्पर्य है कि जैसे किसी व्यक्ति का वेतन 10,000 रुपये है तो उसके वेतन का प्रथम 1000 छोड़ दिया गया, बचा 9,000 और उसका 2/3 भाग कुर्क नहीं किया जाएगा। तो अर्थात 6,000, 9,000 में से भी 6,000 कुर्क नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का वेतन 10,000 रुपये है तो भरण पोषण से भिन्न कोई डिक्री है तो उसके निष्पादन में इस 10,000 में से केवल 3,000 रुपये ही कुर्क किया जा सकता है। लेकिन यदि भरण पोषण की डिक्री है तो उसमें यह नियम लागू नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे सीधा सीधा उसके वेतन का 2/3 भाग कुर्क कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 47 के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों का निर्धारण निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाता है जो कि उसके निष्पादन से संबंधित है, उन्मोचन से संबंधित है, पुष्टि से संबंधित है। अर्थात इन सभी प्रश्नों का जो निर्धारण है वह निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी संपत्ति पर सदोष कब्जे के दौरान प्राप्त लाभ कैसा है? तो यह जो लाभ है वो आकस्मिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है और सशर्त भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सभी सही हैं। नेक्स्ट, सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस आधार पर की जा सकती है? तो दूसरी अपील हमेशा उच्च न्यायालय के अंतर्गत की जाएगी और ऐसी जो अपील है वो विधि के सारवान प्रश्न पर ही की जा सकती है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निष्पादन के लिए आवेदन नहीं कर सकता है? तो निष्पादन के लिए आवेदन डिक्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति कर सकता है, उसका प्रतिनिधि कर सकता है और डिक्री धारक के अंतर्गत दावा करने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन निर्णीत ऋणी जो है अर्थात जो प्रतिवादी है, अर्थात जो मुकदमा हार गया है, तो ऐसा व्यक्ति डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, धारा 113 के अंतर्गत निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो धारा 113 के तहत निर्देश के बारे में प्रावधान किया गया है और निर्देश के लिए आवेदन न्यायालय के द्वारा किया जाता है। धारा 113 के अनुसार किसी न्यायालय के द्वारा किसी मामले को उच्च न्यायालय को तब निर्देशित किया जा सकता है जबकि उसका यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किसी मामले में कोई अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या अधिनियम आदि की वैधता का कोई प्रश्न अंतर्वृष्ट है। तो ऐसे प्रश्नों का निर्धारण करने के लिए ऐसा न्यायालय जो है वह उच्च न्यायालय को निर्देशित कर देगा। नेक्स्ट, यह एक दावे का कथन है।
एक दस्तावेज जिसके प्रस्तुत किए जाने पर वाद संस्थित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे वादपत्र कहा जाता है, क्योंकि नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 42 में क्या उपबंध किया गया है? तो आदेश 42 के अंतर्गत अपीली डिक्रियों की अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता का निम्न में से कौन सा उपबंध शपथ पत्र से संबंधित है? तो शपथ पत्र से संबंधित उपबंध है आदेश 19 के अंतर्गत किया गया है, जबकि आदेश 17 में स्थगन से संबंधित प्रावधान है। आदेश 26 में कमीशन जारी करने के बारे में प्रावधान दिया गया है और आदेश 39 के तहत अस्थायी व्यादेश दिया जाता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अंतर्गत न्यायालय द्वारा वाद हेतु प्रकट नहीं होने के कारण वाद पत्र नामंजूर कर दिया जा सकता है? तो जब किसी वाद पत्र में उसका वाद हेतु अर्थात वाद का कारण ही प्रकट नहीं होता है तो उसे नामंजूर कर दिया जा सकता है, और इसके बारे में प्रावधान आदेश 7 नियम 11A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध कहाँ दिया गया है? तो निर्णय से पूर्व कुर्की के बारे में प्रावधान आदेश 38 नियम 5 से लेकर 13 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि आदेश 38 में ही नियम 1 से लेकर 4 तक में निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के विनिर्दिष्ट पालन या व्यादेश के लिए डिक्री के निष्पादन का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो ऐसा प्रावधान आदेश 21 नियम 32 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे हेतु न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकतम कितनी राशि के लिए आदेश दे सकता है? तो आदेश 35A के तहत जो ऐसा आदेश है वह अधिकतम 3000 रुपये तक के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन एक गार्निशी आदेश दिया जाता है। तो गार्निशी आदेश निर्णीत ऋणी के ऋणी को दिया जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो निर्णीत ऋणी है उसका कर्जदार है तो उसी को गार्निशी कहा जाता है, और ऐसे कर्जदार को यह आदेश दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा कि वह निर्णीत ऋणी को उसका जो कर्ज है उसकी वापसी न करे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश मुजरा तथा प्रतिदावा से संबंधित है? तो मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित आदेश आदेश 8 है, जबकि आदेश 6 के अंतर्गत अभिवचन के बारे में प्रावधान किया गया है, और यह बताया गया है कि अभिवचन के अंतर्गत वादपत्र या लिखित कथन आता है। तो इसमें वादपत्र के बारे में प्रावधान आदेश 7 के अंतर्गत किया गया है, और लिखित कथन मुजरा या प्रतिदावा के बारे में प्रावधान आदेश 8 के अंतर्गत किया गया है, और आदेश 9 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है धारा 50 में दिया गया है, ये सुमेलित है। अनुरोध पत्र के बारे में प्रावधान धारा 77 में दिया गया है, ये भी सुमेलित है। और सूचना से संबंधित प्रावधान ये धारा 80 में है, ये भी सुमेलित है। विचाराधीन वाद का सिद्धांत ये धारा 11 में नहीं है बल्कि धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है, और धारा 11 में प्रांग न्याय के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2002 कब प्रवर्तित हुआ? तो यह अधिनियम 1 जुलाई सन 2002 को प्रवर्तित हुआ था। नेक्स्ट, यदि किसी डिक्री के निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यह प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न को निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाएगा? तो धारा 47 के अनुसार ऐसे प्रश्न का विनिश्चय ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जो उस डिक्री का निष्पादन कर रहा है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 की अनुपूरक कार्यवाही में क्या शामिल नहीं होता है? तो धारा 94 के तहत जो अनुपूरक कार्यवाहियाँ की व्यवस्था की गई है उसके तहत निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी की जा सकती है,
अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है, निष्पादकों की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत निर्णय पूर्व जब्ती के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन विदेशी न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? तो विदेशी न्यायालय की जो परिभाषा है वह धारा 2 के उपधारा 5 के अंतर्गत दी गई है। इसके अनुसार विदेशी न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जो भारत से बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित नहीं किया गया है, तो ऐसा न्यायालय विदेशी न्यायालय माना जाएगा। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त शब्दावली वादार्थ संरक्षक से क्या अभिप्रेत है? तो वादार्थ संरक्षक से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो अवयस्क व्यक्ति की तरफ से प्रतिरक्षा करता है। अवयस्क प्रतिवादी के लिए वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति के बारे में प्रावधान यह आदेश 32 के नियम 3 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जब प्रतिवादी अवयस्क है वहाँ न्यायालय उसकी बचाव के लिए एक वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में वादों को संस्थित करने से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो वादों को संस्थित करने के बारे में प्रावधान यह धारा 26 में और आदेश 4 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार हर वाद पत्र को उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा, शपथ पत्र द्वारा इसे साबित किया जाएगा और सभी जो वाद हैं वो 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो पहला, पूजा से संबंधित अधिकारों के लिए वाद, यह सिविल पूजा से संबंधित अधिकारों के लिए वाद, तो यह सिविल प्रकृति का वाद होगा। दूसरा, केवल धार्मिक अधिकारों को अंतर्ग्रस्त करने वाला वाद, तो यह दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। बाकी भाटक के लिए वाद, वंशानुगत पद के लिए वाद, तो यह सिविल नेचर के वाद हैं और इसके बारे में प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत सीपीसी में किया गया है। नेक्स्ट, देहरादून में निवास करने वाला अ लखनऊ में ब को पीटता है, तो ब अ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कहाँ वाद ला सकता है? तो वह अ पर लखनऊ में जहाँ उसे पीटा जाता है या देहरादून में जहाँ वह निवास करता है, इन दोनों जगहों पे वाद ला सकता है और इसके बारे में प्रावधान धारा 19 के अंतर्गत सीपीसी में दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएं किसके द्वारा संशोधित की जा सकती हैं? तो सीपीसी की जो धाराएं हैं उनमें संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि जो धाराएं हैं यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं, जबकि सीपीसी के जो नियम हैं उसमें उच्च न्यायालय के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किया जा सकता है, तो ऐसी शक्तियों का प्रयोग किस प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है? तो पहला है न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए, तो यह सही है। और अंतर्निहित शक्तियों के बारे में प्रावधान सीपीसी की धारा 151 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के पूर्व सूचना देने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो यह धारा 80 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, सीपीसी के अंतर्गत मामलों में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता है, तो किस प्रयोजन के लिए न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता? तो व्यक्ति की परीक्षा के लिए कर सकता है, दस्तावेज़ों के परीक्षण के लिए भी कमीशन जारी किया जाता है, विभाजन के लिए भी कमीशन जारी किया जाता है, लेकिन डिक्री के निष्पादन के लिए कमीशन जारी नहीं करता है बल्कि नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है? तो पहनने के आवश्यक वस्त्रों को कुर्क नहीं किया जा सकता है, शिल्पी के औजार को नहीं किया जा सकता है, लेखा बहियों को कुर्क नहीं किया जा सकता है, वचन पत्र को कुर्क और विक्रय किया जा सकता है। क्या विदेशी न्यायालय में किसी सिविल वाद का लंबित होना उसी वाद पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में न्यायालयों को रोक सकता है? तो जब कोई वाद विदेशी न्यायालय में लंबित है तो उसका विचारण भारत में करने से नहीं रोका जा सकता है। और इसके बारे में प्रावधान धारा 10 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है।
इसके अनुसार जब विदेशी न्यायालय में कोई वाद लंबित है तो वहाँ पे विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, अंतःकालीन लाभ को सिविल प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? अंतःकालीन लाभ की परिभाषा धारा 2 के उपधारा 12 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में खुले न्यायालय में विचारण का प्रावधान किया गया है? तो खुले न्यायालय में विचारण के बारे में प्रावधान सीपीसी के धारा 153 बी के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय किसी विवाद में पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है? तो न्यायालय धारा 89 के तहत पक्षकारों को न्यायालय के बाहर मामले के निपटारे के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है, और जब ऐसे उनको विनिर्दिष्ट किया जाता है तो उनका जो निपटारा होता है मध्यस्थता के द्वारा, माध्यस्थम के द्वारा, लोक अदालत के द्वारा, इन माध्यमों से उसका निपटारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित किस संशोधन के द्वारा संक्षिप्त विचारण को व्यापक बनाया गया था? तो संक्षिप्त विचारण को सीपीसी संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा व्यापक बनाया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत एक राजदूत पर वाद लाया जा सकता है? तो एक राजदूत जो कि भारत में विदेशी है उसके ऊपर वाद धारा 86 के तहत लाया जाता है। नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड बनाम कार्तिक दास का वाद किससे संबंधित है? तो यह अंतरिम व्यादेश से संबंधित है। नेक्स्ट, एक न्यायालय वाद पत्र को कब नामंजूर कर सकता है? तो वाद पत्र के नामंजूर किए जाने के बारे में प्रावधान सीपीसी के आदेश 7 और नियम 11 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके अनुसार जहां वादी जो है वह आदेश 7 नियम 11 का अनुपालन नहीं करता है, जहां उसका वाद जो है विधि द्वारा बाधित है, जहां वाद पत्र 2 प्रतियों में नहीं है, तो इस प्रकार से इन सभी परिस्थितियों में वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है राजस्व न्यायालय, इसके बारे में प्रावधान धारा 5 में दिया गया है। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, इसके बारे में प्रावधान धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 9 में नहीं है बल्कि धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 9 के अंतर्गत सिविल वादों के विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है। और प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के बारे में प्रावधान धारा 8 के अंतर्गत है। तो पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यह तीसरा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 6 से 10 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध अंतर्वर्ती आदेश से है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन निम्न में से कौन सा निर्णय निश्चायक नहीं होगा? तो पहला, ऐसा निर्णय जो गुणागुण के बिना दिया गया है यह निश्चायक नहीं होगा। भारतीय विधि के भंग पर आधारित निर्णय यह भी निश्चायक नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के भंग पर या उसके विरुद्ध दिया गया निर्णय तो यह भी निश्चायक नहीं होगा। तो इस प्रकार से उपर्युक्त सभी जो है ये निश्चायक प्रकृति के नहीं होंगे। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतराभिवाची वाद से संबंधित नियम किस आदेश में दिया गया है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है आदेश 35 में और धारा 88 के अंतर्गत दिया गया है। अंतराभिवाची वाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है जिसमें जो वादकर्ता व्यक्ति है अर्थात जो वादी है वह स्वयं किसी संपत्ति पर कोई हित नहीं रखता है। जैसे एक्स कोई संपत्ति है और यह जेड के कब्जे में है और ए और बी ये दोनों इस संपत्ति के बारे में यह दावा करते हैं कि यह संपत्ति हमारी है और इसके लिए इन दोनों के मध्य विवाद है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे विवाद का निर्धारण करने के लिए और एक्स किसकी संपत्ति है इसका निर्धारण करने के लिए जेड जो है न्यायालय में एक वाद दायर करेगा, केवल इसलिए कि जो न्यायालय है वह
यह निर्धारित करे कि यह संपत्ति ए को दी जाए या बी को दी जाए। और इस संपत्ति में ये जो जेड है यह स्वयं कोई हित नहीं रखता है, बल्कि केवल इतना ही हित रखता है कि इस संपत्ति के रख रखाव में जो उसका व्यय है वह उसको मिल जाए। तो इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी पूरे केस को अंतर्याभिवाचीवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सर लॉरेंस जेनकिंस ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा था कि प्रांग न्याय का नियम यद्यपि पूर्व निर्णय पर आधारित है, यह उस प्रज्ञान पर भी आदेशित है जो सर्वकालिक है। तो यह निर्णय शिवपर्सन बनाम रामानंद सिंह के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, अभिवचन के अंतर्गत क्या शामिल है? तो अभिवचन के बारे में जो प्रावधान है आदेश 6 के अंतर्गत दिया गया है, और अभिवचन के अंतर्गत वादपत्र और लिखित कथन आते हैं, जिसमें वादपत्र के बारे में प्रावधान आदेश 7 में और लिखित कथन के बारे में प्रावधान आदेश 8 में दिया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए प्रतिवादी किस प्रावधान के तहत आवेदन कर सकता है? तो ऐसा आवेदन आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, रेस जुडिकेटा या पूर्व न्याय क्या करने से रोकता है? तो जो पूर्व न्याय का सिद्धांत है, जिसे सीपीसी की धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है, यह वाद के विचारण को रोकता है, न कि वाद के संस्थित किए जाने से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है? न्यायाधीश को धारा 2 के उपधारा 8 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है? तो अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है साक्ष्यों का मूल्यांकन करना, वाद को पूर्णतः निस्तारित करना, साक्ष्यों की पुनः समीक्षा करना। तो इस प्रकार से यह सभी जो है यह अपील न्यायालय का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय किस कार्य के लिए कमीशन जारी कर सकता है? तो न्यायालय किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, बंटवारा के लिए, अर्थात इन सभी के लिए कमीशन जारी कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जो कि पीसीएसजे की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, और आप इनको अधिक से अधिक बार इनका रिवीजन कीजिए, और आने वाली परीक्षा के लिए ये बहुत मार्गदर्शक और सहायक साबित होंगी। आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो पा सकते हैं, सारे विषयों के लगभग हम उसमें कवर करेंगे और कर भी रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।